I welcome all the participants and I would like to say good afternoon all. So even in yesterday presentation I was there. So I think I should mix the language or what? Yes, Dr. Barsi, you can mix, please. Okay, Yes, okay. yes. So I'll try to be in Hindi because it was like नहीं, आप हिंदी में ज्यादातर हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है. Then I'll be more in Hindi. Uh, तो मैं कल के प्रेजेंटेशन में मैंने भी अटेंड किया था. देन इट वाज वेरी नाइस प्रेजेंटेशन बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट फ्रॉम MPCST. So what I see in that there was few queries कि कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे वहां पर जिसमें कुछ लोगों को ये जानने की उत्सुकता थी कि ये हम पैटेंट कैसे कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है. बट टाइम लिमिटेशन के कारण डॉक्टर चौबे उसका आंसर नहीं कर पाए. सो मैंने आज के प्रेजेंटेशन में उस सारी चीज़ों का ध्यान रखा है. देन आई विल ट्राई टू टेल यू हाउ वी कैन गेट द पेटेंट एंड व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर द पेटेंट. तो हम उसके अकॉर्डिंगली वो करेंगे. और मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस की इसका बिजनेस डेवलपमेंट में कितना इम्पोर्टेंस होता है. देयर इज एनी एंटरप्रेन्योर उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एंड व्हाट ही हैज टू थिंक अबाउट इन गेटिंग द पैटेंट्स एंड ऑल एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सो जैसा कि मेरे ब्रीफ इंट्रोडक्शन में डॉक्टर तामोट ने आपको बताया है कि मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं. तो मैं प्रेजेंटेशन के स्टार्टिंग में आपको एक छोटा सा ब्रीफ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा, हमारे काम के बारे में बताऊंगा. एंड यू विल गेट टू नो कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं और ये किस तरीके से इनोवेशन की तरफ जा रहा है. So I'll present this slide and I request Mr. Mukesh please off things. So I'm presenting here. Dr. Barsi, you had asked Mr. Mukesh to present, right? No, I asked No. to close it because Close. he was present. Yeah, okay. He has been removed, please. Yeah. So let me see. Can you see my screen? I can see your screen, sir. You have to select the presentation, But I can. How would I? Let go me. to you are presenting. Go to you are presenting. Yeah, down. It is visible. It is visible now. Yeah. It is. You can do the full screen, sir. Okay. So I think it is fine. Yeah. तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द IPR in entrepreneurship and business development. But before going into the topic, I just wanted to give you the brief of the organization in which I am working. So हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है यह है इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी. ये एक UN बॉडी है, यूनाइटेड नेशन बॉडी है. और हमारे 3 कंपोनेंट हैं. एक न्यू दिल्ली में है जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, दूसरा हमारा केपटाउन में है और तीसरा हमारा इटली में है. और इटली हमारा फर्स्ट सेंटर था तो वो हेडक्वार्टर की तरह काम करता है. और वी आर लाइक ऑल 3 सेंटर हम लोग एक जॉइंट कोलैबोरेशन में काम करते हैं. सो एज द नेम सजेस्ट कि ये सारा का सारा सेंटर बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड काम करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में. तो मेरे प्रेजेंटेशन में कई चीज़ होंगी. मे बी आप में से कई लोग भी बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो शायद उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेंगी. तो मैं इस तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन बायोटेक एंड IPR दोनों का मिक्स करके देना चाहूँगा. इन ICGB DBT ने हमें एक फंड दिया है. एक्चुअली क्लीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी फोकस है इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. सो DBT ने 4 सेंटर इनिशिएट किए हैं जो कि सेकंड और थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल को बनाएंगे, जिससे कि जो हमारा कार्बन इमिशन है वो कार्बन इमिशन कम हो जाएगा. और हमारा सेंटर बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी बेस पे काम करता है. तो हम जीनोमिक, सिंथेटिक बायोलॉजी, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी और सिस्टम बायोलॉजी को सारे डोमेन एक्सपर्टाइज को मिक्स करके वी आर डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी फॉर दिस बायोफ्यूल प्रोडक्शन. अदर देन दिस बायोफ्यूल एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा कंसर्न इस समय इन्वायरमेंट के ऊपर है. बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से हमारा ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है और उसको किसी भी तरीके से हमें लिमिट करना है. सो उस लिमिटेशन के लिए वी नीड टू डेवलप सम ऑफ द टेक्नोलॉजी. वी हैव टू कम अप विद सम इनोवेटिव आइडियाज इन द क्लीन एनर्जी डोमेन.
So for keeping this in mind, Government of India initiated one mission innovation, and not only the Government of India, 24 countries initiated this mission innovation revolution, and all these 24 countries are working in this clean energy research. So India is a part of the this clean mission innovation, and government has selected ICGB to have the secretariat for mission innovation in India, and we are dealing with all mission innovation activities, and we have opened a center. तो हमारे आईसीजीबी में मैं इस मिशन इनोवेशन के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ और 24 कंट्रीज के साथ काम कर रहा हूँ क्लीन एनर्जी रिसर्च के ऊपर। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी लेके आना जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन बनाए। सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नाउ विल गो टू द टॉपिक टुवर्ड्स इनोवेशन एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कल के प्रेजेंटेशन में आप लोग काफ़ी नॉलेज गेन किया आपने कि आईपीआर क्या है। सो ऑल्दो दिस टॉपिक इज दिस सिमिलर, सो हम कुछ रिकैप्चुलेट करेंगे कल के प्रेजेंटेशन का भी कि आईपीआर के बारे में, आईपीआर के टाइप्स के बारे में कि वो क्या है, और साथ ही उसके आगे क्या हो सकता है नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द knowledge of the IPR. So we will discuss that as well, and I will tell you some of the technologies which are coming in the market and very innovative. So you will get to know about all these things. So IPR, like there are different types of property. So we know that real property जिसमें लैंड, हमारे घर वगैरह सारा कहते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार, ज्वेलरी, क्लॉथ्स वगैरह जो हमारे पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं वो सब पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। ईजमेंट्स प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक फ्लाईओवर्स बन गया, रेल रूट्स बन गया, हाईवेज बन गया, ये सारी ईजमेंट प्रॉपर्टी है, ये सारी टेंजिबल प्रॉपर्टी हैं। और सिमिलरली इसके बाद जो आता है इंपॉर्टेंट फैक्टर वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो आपको जो ऊपर की टेंजिबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। पहले हमें हमारे कंट्री में इतना नहीं था कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जान पाए, और हम लोग सिर्फ थोड़ा बहुत ही नॉलेज गेन करते थे बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। बट अब आज के ज़माने में जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिए हैं इनोवेशन, मेक इन इंडिया, और काफ़ी सारे प्रोग्राम बनाए हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ गया है, और हमें ज़रूरत है सबको जानने की कि ये एक्चुअली होता क्या है और किस तरीके से हम इसको अपने डे टू डे बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कम्प्लीटली बिजनेस एस्पेक्ट्स प्रॉपर्टी। सो आप अगर अपना कुछ इंटेलेक्ट दे रहे हो, उसके रिवर्स में आपको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होगा, इसलिए आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स और अदर टाइप्स ऑफ वो आते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी होते हैं जो आप कल ऑलरेडी जान चुके हैं। मैं ब्रीफली इसको कवर करूंगा, जिसमें पैटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स, यूटिलिटी मॉडल्स, यूटिलिटी डिजाइंस, प्लांट ब्रीड राइज, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सो ये डिफरेंट 7 डिफरेंट तरीके के आईपीआर होते हैं, क्योंकि हम जब भी आईपीआर की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में सिर्फ पैटेंट ही आता है। सो पैटेंट ही अकेला एक ऐसा आईपीआर नहीं है जिसने सब कुछ कवर कर रखा है, उसके साथ कॉम्बिनेशन में हमें दूसरे टाइप्स के आईपीआर को भी यूज करना होता है, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करता है। और ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आईपीआर के जो बिजनेस डेवलपमेंट में काम आते हैं। सो पैटेंट के बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि पैटेंट करना है, पैटेंट करना है। सो क्या एग्जैक्टली पैटेंट होता है? सो इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। पैटेंट इज नथिंग, इज जस्ट ए लीगल डॉक्यूमेंट। लाइक आपके पास अगर कार है तो आपके पास कार का रजिस्ट्रेशन होगा, आपके पास घर है तो आपके पास घर की रजिस्ट्री होगी, या कोई भी आप सामान लेते हैं उसका एक बिल होता है, वो आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको बताता है कि आप इस चीज के ऑनर हो। So same goes with the intellectual property in patent. So it's a completely legal document which gives you the right. So आपने कोई भी प्रोडक्ट या प्रोसेस बनाई है जिसमें नोवेल्टी है और इन्वेंटिव स्टेप्स आए हुए हैं, उसके साथ अगर आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल करते हो कि और आप बोलते हो कि ये मैंने काम किया है, तो आपको उसके लिए एक लीगल रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जिसको आप पैटेंट कह सकते हैं। आपको पैटेंट लेने का फायदा यह है कि आपने अगर किसी इनोवेशन पे काम किया तो आप किसी दूसरे को उस इनोवेशन या उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट से एक्सक्लूड कर सकते हैं,
और आपने जो इनोवेशन किया है उस इनोवेशन में आपने पैटेंट फाइल किया, तो आपको सर्टेन टाइम लिमिट के एडवांटेजेस मिलेंगे कि आप उसको उतने साल तक एंजॉय कर सकते हो, उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में आएगा। इंपॉर्टेंट चीज जो अंडरस्टैंड करने की है पैटेंट में कि लोगों को बहुत ज्यादा ये रहता है कि मैंने पैटेंट फाइल कर दिया इसका मतलब है कि मैं पूरी दुनिया में मैं इस चीज का मालिक हो गया, बट ऐसा नहीं है। कि पैटेंट हमेशा टेरिटोरियल राइट्स होते हैं, जैसे डिफरेंट कंट्री है तो आपको हर एक कंट्री में जाके पैटेंट करना होगा, तब आप वर्ल्ड वाइड कवरेज ले सकते हो। अगर आपने कोई प्रोडक्ट या प्रोसेस इंडिया में बनाया है और आपने अगर इंडिया में ही पैटेंट फाइल किया है, तो आपको जो उसके बेनिफिट्स हैं वो इंडिया में ही मिलेंगे, आप उसको बाहर इम्पोज नहीं कर सकते। तो ये इस चीज में आपको काफी सोचना होगा कि पैटेंट एक टेरिटोरियल राइट्स है, यू आर नॉट गेटिंग एनी ग्लोबल कवरेज, और कोई इंटरनेशनल पैटेंट नहीं होता है। क्योंकि बहुत मैं मीटिंग अटेंड किए हैं, मुझे पता चला लोग कहते हैं कि हमारे पास इंटरनेशनल पैटेंट है। एक्चुअली इंटरनेशनल पैटेंट कुछ नहीं होता, इंटरनेशनल पैटेंट एप्लीकेशंस होती हैं जो कि आपको अलाउ करती हैं डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एंटर करने के लिए। और जब आपको पैटेंट ग्रांट हो जाता है तो आप उसके ऑनर हो जाते हो, और आप उस पैटेंट को, अगर आपकी इनोवेशन बहुत ही प्रोग्रेसिव है और जिसकी मार्केट डिमांड है, तो आप उसको सोल्ड कर सकते हो, आप उसको लाइसेंस कर सकते हो, आप उसको मॉर्गेज कर सकते हो, जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ करते हो। जैसे कि आपके पास प्रॉपर्टी, आपको बैंक से लोन लेना है, आप मॉर्गेज करके मॉनेटरी बेनिफिट ले लेते हो, या आप किसी को बेच के मॉनेटरी ले लेते हो। सेम गोज विद द पैटेंट, आप पैटेंट के साथ भी ये सारा कुछ कर सकते हैं। सो पैटेंट में हम जब हमेशा बात करते हैं कि इन्वेंशन के लिए पैटेंट मिलता है, इन्वेंशन, सो इन्वेंशन क्या होती है? इन्वेंशन का मतलब होता है कि एक नई प्रोडक्ट और एक नई प्रोसेस बनाना है जिसके अंदर एक इन्वेंटिव स्टेप हो जो कि पहले किसी ने नहीं बनाया हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर होता है वो पैटेंट का होता है कि अगर आपने प्रोसेस या प्रोडक्ट बना भी लिया है, अगर उसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट एनी पेटेंट। आप, क्योंकि ये एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है, आपने जो भी प्रोसेस या प्रोडक्ट बनाया उसका मार्केट में डिमांड होना चाहिए, उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए, सोसाइटियल बेनिफिट्स भी होने चाहिए। तो ये तीन चीज होती हैं जिसमें आपको इन्वेंशन उसमें अंदर कवर होती है, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करना होगा। और जो इंग्रेडिएंट होते हैं पैटेंट के अंदर, जो इन्वेंशन होगी ऑफकोर्स नोवेल होना चाहिए, उसके अंदर इन्वेंटिव स्टेप्स होने चाहिए, और ऑब्वियसनेस नहीं होने चाहिए। कि सपोज आप बायोटेक्नोलॉजी में काम करते हो, आपने एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट किया और उससे आपको एक रिजल्ट आ गया, तो ऐसा ना हो कि जो और बायोटेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं वो ऑटोमेटिकली 4 रिसर्च पेपर पढ़ के आपको बता दें कि इसको ऐसा मिलाने से ये बन जाएगा, इट मीन्स वो ऑब्वियस हो जाता है, तो वो आपका इन्वेंशन नहीं कहलाएगा। तो पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट कैन नॉट मेक इट ऑब्वियस कि ये ऐसा हो सकता है, तब आपकी इन्वेंशन आती है कि ये इनोवेटिव हो गया है। और जब आप पैटेंट लिखते हैं तो उसमें आपका जो काम किया है, आपने जो प्रोसेस या प्रोडक्ट बनाया है, उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देना होता है। और इसका रीजन ये है क्योंकि आपको पैटेंट मिलने के बाद सर्टेन टाइम पीरियड का मोनोपोली मिलती है, जिससे आप मार्केट में उस इन्वेंशन को इंजॉय कर सकते हो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। बट उसके एवज में आपको आपका इन्वेंशन का सारा प्रोटोकॉल, उसका डिस्क्रिप्शन सोसाइटी को और पब्लिक डोमेन को देना होगा, ताकि जब आपका पैटेंट का पीरियड खत्म हो तो वो जनरल पब्लिक में चला जाए और वो लोग उस चीज को यूटिलाइज कर सकें, तो वो लॉन्ग टर्म पे पूरे सोसाइटी के बेनिफिट के लिए अवेलेबल रहे। सो दिस इज द रीजन यू आर गेटिंग सर्टेन टाइम पीरियड लिमिट मोनोपोली। पैटेंट एक्ट के अंदर इंडिया में सर्टेन चीजें हैं जो कि पैटेंटेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नया कर दिया तो वो हर चीज पैटेंट होगी। तो मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूँ कि जिसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें पैटेंट आपको कभी नहीं मिलेगा, जैसे आइडिया या डिस्कवरी। अगर आपने कोई चीज डिस्कवर कर ली है तो उसमें पैटेंट नहीं मिलेगा, या आपने नेचुरल लॉ के अगेंस्ट जाके कोई प्रोसेस डेवलप कर दी है या कुछ प्रोडक्ट बना दिया जिससे नेचर को कुछ नुकसान हो रहा है, तो आपको पैटेंट नहीं मिलेगा। और केमिस्ट्री में जस्ट किसी भी चीज को मिला देना, उसका अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कर देना और कहना कि ये नई प्रोसेस बन गई है, तो आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। न्यू यूज और प्रॉपर्टी ऑफ द नोन मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई लोग क्या करते हैं कि मार्केट में कोई ड्रग आया, उस ड्रग का कोई नया यूज और नई प्रॉपर्टी बता के और पेटेंट फाइल कर देते हैं। बट वो एक्चुअली आपकी इन्वेंशन नहीं होती, वो आपकी डिस्कवरी के अंदर आ जाता है कि ऑलरेडी वो ड्रग अवेलेबल है और आपने डिस्कवर किया
कि ये दूसरा काम भी कर सकती है, तो यू विल नॉट गेट एनी पैटेंट। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की मेथड का कोई पैटर्न नहीं होता, प्लांट एनिमल का कोई पैटर्न नहीं होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होगा, वो भी मॉडिफाइड का। इंडिया के अंदर मैथमेटिकल बिजनेस मेथड और कंप्यूटर प्रोग्राम पैटेंटेड नहीं है, बट यूएस में आप इनको पैटेंट कर सकते हो, बिकॉज हर ज्यूरिसडिक्शन का अपना डिफरेंट पैटेंट स्टाइल और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसके तहत आप वहां पर पैटेंट ले सकते हो। जो ह्यूमन ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल्स में या एनिमल ट्रीटमेंट होता है वेटरनरी हॉस्पिटल्स में, ये पैटेंटेड नहीं होता, बिकॉज ये सोसाइटल बेनिफिट के लिए होता है, आप कोई एक बंदे को मोनोपोली नहीं दी जा सकती। Presentation of the information like I am presenting the way, it is not patentable, it's just public domain thing। और जस्ट सिंपल रूल बना देना, किसी मेंटल एक्ट को कोई गेम बना देना, वो आप पैटेंट नहीं कर सकते। आप फोटो में देख रहे हो कि ये ट्रेडिशनल नॉलेज है जिसमें हमारा टर्मरिक और दूसरे हर्ब्स, इसके आप पैटेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी आयुर्वेदा और पुराने ग्रंथों में लिखे जा चुके हैं, इसका प्रायर आर्ट अवेलेबल है, तो ये पैटेंटेबल नहीं होते हैं। एटॉमिक एनर्जी सिक्योरिटी रीजन से पैटेंटेबल नहीं होती है। आपके ड्रामेटिक म्यूजिकल ये सारे आपके कॉपीराइट्स में आते हैं, ये पैटेंट नहीं कर सकते। और आप किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट का पैटेंट इंडिया में नहीं ले सकते, बट यूएस में यू मे गेट इट, बट नॉट श्योर। सो कल के जो कुछ क्वेश्चन है कि क्या रिक्वायरमेंट होती है पैटेंट फाइलिंग की, तो मैं आपको एक ब्रीफ बताता हूँ कि पैटेंट फाइलिंग की रिक्वायरमेंट बहुत ही आसान होती है। ये नॉर्मली जैसे हम किसी भी चीज़ को जैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं घर का, या हम कुछ फॉर्म्स वगैरह भरते हैं, सेम वे में आपको कुछ एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म 1, फॉर्म 2 और इस तरीके से फॉर्म 26, फॉर्म 5, ये सारे आपको ये नीचे लिखी हुई वेबसाइट में अवेलेबल है। ये सारे आपको भरने होते हैं, वहाँ पर सारा प्रोसेस होता है कि कितनी कॉपीज, कौन सा स्टैम्प पेपर में आएगा, क्या डिक्लेरेशन देना है, क्या प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसका। अगर जैसे कोई दो बाहर कंट्री से इंडिया में पेटेंट कर रहा है तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कराना है, और आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी फॉरेन फाइलिंग के लिए कि भाई आप इसको फॉरेन में भी फाइल करना चाहते हैं। ये कुछ नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी है जिसमें आपकी ये रिक्वायरमेंट आती है, और आप ये IPIndia.nic.in की साइट में जाके आप ये पैटेंट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और इस तरीके से आप पैटेंट फाइल कर सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल पैटेंट फाइल कर सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होकर फाइल कर सकता है, आप किसी अटॉर्नी को अपना पैटेंट एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो आपका पैटेंट लीगली ड्राफ्ट करके फाइल कर सकता है आपके बिहाफ में। आपकी ऑर्गेनाइजेशन फाइल कर सकती है, और आपकी जो फंडिंग एजेंसी है जिससे आपने फंड लेके वो प्रोजेक्ट किया हुआ है, वो और आपकी ऑर्गेनाइजेशन दोनों कॉम्बिनेशन में मिलके भी पैटेंट फाइल कर सकते हैं। सो ये सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है पैटेंट की, जिससे आप पैटेंट की तरफ जाते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है, पैटेंट एप्लीकेशन क्या होती है? पैटेंट एप्लीकेशन के अंदर सिंपली बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन और टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है, जो नॉर्मली हम लोग अपने रिसर्च आर्टिकल्स में देते हैं, जिसमें हम लोग फाइलिंग, पब्लिकेशन, एड्रेस, टाइटल वगैरह सब कुछ देते हैं। हम उसमें मटेरियल मैथड लिखते हैं, ड्राइंग देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं। ये एक रिसर्च आर्टिकल में होता है। पैटेंट डिफर कहाँ करता है? पैटेंट डिफर करता है सिर्फ क्लेम्स में, क्योंकि आप एक लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसके अंदर आपने जो इनोवेशन की हुई है उसके कुछ सर्टेन क्लेम कर रहे हो कि ये चीज मैंने डेवलप की है, ये प्रोसेस या प्रोडक्ट मैंने डेवलप किया है, मैं इस प्रोडक्ट क्लेम करता हूं। जहां आपके क्लेम इंक्लूड हो जाते हैं तो वो आपकी पैटेंट एप्लीकेशन हो जाती है, और वही क्लेम्स आपको राइट्स देते हैं फर्दर मूव करने के लिए, बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए। पैटेंट का प्रोसीजर होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, बिकॉज पैटेंट एक बिजनेस गेम है। बिजनेस गेम है कि जिसने पहले कर लिया वही उसका मालिक होगा, क्योंकि आपने अगर थोड़ा भी डिले किया और किसी और ने आपका आइडिया कॉपी कर लिया, या किसी और को भी सेम आइडिया आ गया, तो फिर आपने जितना का अच्छा सोचा या आप जो इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने वाले हो वो आप उससे वंचित रह जाओगे, और आप वो पैटेंट नहीं कर पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैटेंट में होता है कि जैसे ही आपको कोई आइडिया आया, आप उसका प्रोटोटाइप डेवलप कीजिए, उसका कुछ स्पेसिफिकेशन बनाइए, और आप देख लीजिए कि ये मैंने एक आइडिया लिया है, इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लॉइट करूंगा तो मेरा ये रिजल्ट आएगा। आप तुरंत जाइए और एक प्रोविजनल एप्लीकेशन पैटेंट ऑफिस में फाइल कर दीजिए। उस समय आपको क्लेम डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आइडिया के साथ उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूफ कर दीजिए कि ये पॉसिबल है, और आप इसके पैटेंट के लिए वो है, तो आप प्रोविजनल करेंगे तो वहां क्या होगा, आपको एक फाइलिंग डेट मिल जाएगी
उस फाइलिंग डेट से ही आपके पैटेंट का पूरा टेन्योर कैलकुलेट होगा और वहां से आपको 20 साल तक का कवरेज मिल जाएगा। तो उसमें आपको हमेशा जल्दबाजी करनी है कि अगर आपने कोई जल्दी से कुछ सोचा है जिससे आप कुछ इनोवेशन करने वाले हो, आप उसकी प्रोविजनल फाइल कर लीजिए। प्रोविजनल फाइल करने के बाद क्या होगा कि आपको 12 महीने का टाइम मिलेगा उस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और आप 12 महीने बाद उसका कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 12 महीने के अंदर उसकी कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल नहीं की तो आपकी एप्लीकेशन अबेंडन हो जाएगी और वो पैटेंट ना तो आपको मिलेगा ना उससे रिलेटेड पैटेंट किसी और को मिलेगा। आपने जब कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल कर ली है तो उसके 18 महीने बाद आपका पैटेंट पब्लिश हो जाएगा, और उसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। जब आपका पैटेंट पब्लिश हो जाता है तो आपको 4 साल का टाइम मिलता है। उस 4 साल के टाइम के अंदर आपको एग्जामिनेशन की रिक्वेस्ट देनी होगी। अगर आप ये रिक्वेस्ट नहीं देंगे तो पैटेंट ऑफिस अपने मन से कभी भी एग्जाम नहीं करेगा, इसमें कुछ फीस एसोसिएटेड होती है। आप जब रिक्वेस्ट करेंगे एग्जामिनेशन की तब वो आगे पैटेंट जाएगा, और अगर आपने रिक्वेस्ट नहीं की 4 साल के अंदर तो आपका पैटेंट विड्रॉ हो जाएगा, फिर वो आगे नहीं जाएगा। और अगर आपने 4 साल के अंदर 48 मंथ्स में रिक्वेस्ट और एग्जामिनेशन कर दिया है तो वो एग्जामिनेशन थर्ड पार्टी रिप्रेजेंटेशन होगा, और वो उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स को पैटेंट ऑफिस आपकी एप्लीकेशन भेजेगा। वो उसको रिव्यू करेंगे, अगर उन्हें कुछ भी क्वेरीज होगी या उससे रिलेटेड उन्हें कोई आर्ट मिल गया होगा तो वो आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट भेजेंगे जिसके अंदर उनके क्वेश्चंस होंगे। अगर आप उनका आंसर कर देते हो तो आपको पैटेंट ग्रांट हो जाएगा, और अगर आपका आंसर से वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो पैटेंट ग्रांट नहीं होगा। इसके बाद अगर आपको पैटेंट ग्रांट हो जाता है तो आपको फिर मेंटेनेंस फी क्वार्टरली बेसिस लाइक 4 इयर्स का टाइम, डिफरेंट डिफरेंट ज्यूरिस्डिक्शन जो होते हैं हर कंट्री का अलग अलग मेंटेनेंस फी का टाइम पीरियड होता है। कोई 3 साल होता है, कोई 5 साल होता है, कोई 7 साल होता है। तो इस तरीके से आपको मेंटेनेंस फी पे करनी पड़ती है पैटेंट को लाइव रखने के लिए। अगर आप मेंटेनेंस फी पे नहीं करेंगे तो अगेन आपका पैटेंट अबंडन हो जाएगा। तो ये मैं ऑलरेडी आपको पूरी लाइफ साइकिल बता चुका हूँ कि आपका आइडिया कंसेप्शन आया, आपने प्रोविजनल फाइल किया, आपका पेटेंट का असेसमेंट होगा, फिर आपकी ड्राफ्टिंग होकर आप कंप्लीट एप्लीकेशन फाइल कर दोगे, 18 महीने के अंदर वो पब्लिश हो जाएगा। फिर ऑफिस एक्शन होंगे जिसमें आप रिक्वेस्ट और एग्जामिनेशन दोगे, फिर वो उसके बाद पता चलेगा रिक्वेस्ट और एग्जामिनेशन में ग्रांट हुआ या रिजेक्ट हुआ। ग्रांट हो गया तो आपको मेंटेनेंस फी देनी पड़ेगी। सो ये एक लाइफ साइकिल है पैटेंट की, जिससे हमें पैटेंट का पूरा प्रोसेस पता चलता है और किस तरीके से हम पैटेंट ले सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि आप इंडिया में हैं, आपने अपनी इन्वेंशन का इंडिया में पैटेंट फाइल कर दिया है, लेकिन आप चाहते हो कि उसका मार्केट यूएस में भी है, चाइना में भी है और दूसरी कंट्रीज में भी है, तो वहां कैसे जाएं। तो पहले क्या इनिशियली एक ट्रेडिशनल था कि आपने इंडिया में फाइल किया, फिर आपको जिस कंट्री में फाइल करना हो उस कंट्री में आप अप्रोच करो, फिर वहां जाके आप अपना पैटेंट फाइल करो, लैंग्वेज ट्रांसलेट कराओ, सारा कुछ करके, और काफी टीडियस हो जाता था और उसके बाद बहुत पैसे लगते थे इसमें। तो फिर पीसीटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें ये वाइपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसने पीसीटी एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया। पीसीटी एप्लीकेशन में आपको दो फायदे हैं। दो फायदे क्या हैं उसमें कि जैसे आपने अगर इंडिया में पैटेंट फाइल, प्रोविजनल पैटेंट फाइल किया और जब आपको 12 महीने का टाइम मिला तो आप 12 महीने में आपने कंप्लीट एप्लीकेशन इंडिया में फाइल कर दिया। उसी 12 महीने के बाद आपने पीसीटी एप्लीकेशन फाइल किया, इंटरनेशनल एप्लीकेशन। जैसे ही आप इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइल करते हो तो आपको फिर 30 मंथ्स का टाइम पीरियड और मिल जाता है एक्स्ट्रा दूसरी कंट्री में जाने के लिए, क्योंकि वहां पर वो उनके अपने सर्च रिपोर्ट होते हैं, उनकी एग्जामिनेशन होती है, वो सारा प्रोसेस आपको 30 महीने का एक्स्ट्रा टाइम देता है। आप उस 30 महीने में अपनी इन्वेंशन को और डेवलप कर सकते हो, और उस 30 महीने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो 180 कंट्रीज के अंदर एंटर करने के लिए। और उसमें आपको इंडिविजुअल कंट्रीज में नहीं जाना पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक पीसीटी रूट के थ्रू 180 कंट्रीज में जाके पैटेंट अपना फाइल कर सकते हो। आपको सारी कंट्रीज में नहीं करना है, आप अपने पैटेंट की इन्वेंशन के डिमांड के हिसाब से कंट्री चूज कर सकते हो, और उस कंट्री को चूज करने के बाद आप उस कंट्री में पीसीटी के थ्रू एंटर कर सकते हो। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें आपको टाइम लिमिटेशन एक्स्ट्रा 30 मंथ्स का मिल रहा है, प्लस आपको मल्टीपल कंट्रीज में जाके परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक ही प्लेटफॉर्म से सारी कंट्रीज में एंटर कर सकते हो। सेम ये मैं जल्दी ही निकालूंगा। कॉपीराइट के बारे में कल डिस्कस हो गया था कि ये ऑथर्स को मिलता है, और कॉपीराइट जितना भी लिटरेरी वर्क होता है और म्यूजिकल होता है
इन सब में कॉपीराइट लेना बहुत ज़रूरी है। और कॉपीराइट के लिए ज़रूरी नहीं कि आप पैटेंट की तरह एप्लीकेशन फाइल करो। वंस यू हैव रिटन समथिंग ऑन द पेपर एंड वंस यू हैव डेवलप्ड सम म्यूजिक थिंग्स एंड ऑल दिस बिकम योर कॉपीराइटेड। बट फॉर द सेफर साइड इट्स बेटर टू रजिस्टर योर वर्क एंड गेट द कॉपीराइट, सो दैट आपके पास एक लीगल वो रहेगा कि आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो आपका काम करने से। तो इसमें जैसे पैटेंट में आपको 20 ईयर्स की वैलिडिटी मिलती है, इसमें आपने अगर कोई काम किया तो आपको पूरी लाइफ इसकी अथॉरिटी रहेगी। प्लस डेथ के बाद 70 ईयर्स आगे जाएगा। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी पर्टिकुलर चीज़ को कॉपीराइट किया है तो उनके पास 95 ईयर्स रहते हैं, वो 95 ईयर्स तक अपने कॉपीराइट को एंजॉय कर सकते हैं। ट्रेडमार्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट। So entrepreneurship and the business development is like nothing without the trademark. So इस तरीके के जो मार्क्स आते हैं TM और ये R और SM, ये ट्रेडमार्क, R मीन्स रजिस्टर्ड, SM मीन्स सर्विस मार्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी वर्ड और उसको ले सकते हो। आप अगर कोई कंपनी इंसेप्शन कर रहे हो या किसी तरीके का बिजनेस बना रहे हो या कोई अपने प्रोडक्ट बनाया है तो आपको वो ट्रेडमार्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो जो ट्रेडमार्क के एग्जाम्पल हैं जैसे कि कोलगेट है, आपने देखा होगा, कोको कोला है, ये इनके ट्रेडमार्क्स हैं। और जैसे नाइकी है, उनके फ्रेजेस हैं जो जस्ट डू इट, और सम कोई इवेंट होता है उनके कुछ फ्रेजेस होते हैं, वो आप उसको ट्रेडमार्क कर सकते हो। यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर योर बिजनेस डेवलपमेंट। सिंबल्स हैं जो इस तरीके के, मैकडॉनल्ड्स, नाइकी और डिजाइन्स, ये सारा कुछ आप ट्रेडमार्क कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। एक डिफरेंट फॉर्म आईपीआर का ये भी होता है, ट्रेड सीक्रेट, जो कि आपको पब्लिक डोमेन में कोई इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है, बट आपकी जो रेसिपी है और उसको आप सीक्रेटली अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हो तो वो आप ट्रेड सीक्रेट कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि अगर आपका कोई पार्टनर भी, आपका एक ट्रेड सीक्रेट है जिससे आपने एक प्रोडक्ट डेवलप किया, अब उस प्रोडक्ट को डेवलप किया, आप अकेले तो सारा बिजनेस नहीं कर सकते। यू नीड टू ओपन ए कंपनी, यू नीड टू हैव ए लॉट ऑफ वर्कर्स एंड लेबर एंड एवरीवन। सो आपको वहाँ किसी को नहीं बताना, आपको जिस कुछ थोड़े लोगों को अपनी रेसिपी या उसका फॉर्मूला बताना है, और उसके साथ जिसको भी आप बता रहे हो उसके साथ आपको एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना है, ताकि आप सेफर साइड में रहो कि वो कल को किसी को अगर आपका सीक्रेट बताता है तो आप उसको कोर्ट में केस कर सकते हो और उससे आप अपना सारा जितना भी लॉस हुआ है वो पूरा रिकवर कर सकते हो। सो ट्रेड सीक्रेट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल दिखाता हूँ तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रेड सीक्रेट इन आईपीआर में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे कल डॉक्टर चौबे ने आपको बताया था कोको कोला का जो फॉर्मूला है वो एक ट्रेड सीक्रेट है। आज तक कोई भी कोको कोला की रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं कर पाया है, और इस ट्रेड सीक्रेट के कारण ही कोको कोला का बिजनेस वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा है। इसी के साथ साथ जो दूसरे ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो जैसे केएफसी की चिकन रेसिपी है, जिसमें वो जो क्रिस्प चिकन बनाते हैं वो रेसिपी बहुत सीक्रेट है, ये किसी को नहीं पता होती, और आपको केएफसी के चिकन जैसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। सेम गोज विद दी मैकडोनल्ड्स, उनके जो सॉस होते हैं जो बर्गर में डालते हैं वो भी एक ट्रेड सीक्रेट है जो कि किसी को रिवील नहीं होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और जो ब्रेक थ्रू ट्रेड सीक्रेट है वो है WD-40 फॉर्मूला। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें जो शिपयार्ड्स वगैरह होते थे जो हमेशा वाटर में रहते थे तो उनमें रस्टिंग हो जाती थी, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ओपन द स्क्रू फ्रॉम दैट रस्टेड मटेरियल। So one company with the WD-40 formula has come up and they came with the very innovative thing. You just do one spray, आप एक स्प्रे करेंगे और कितना भी रस्टेड होगा वो खुल जाएगा। बट इस फॉर्मूले को आज तक कोई भी रिवर्स इंजीनियर नहीं कर सका, और ये मल्टी मिलियन और बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट है, ये जिस इसका मार्केट कवरेज है, तो जिस इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड सीक्रेट माना जाता है, इवन कोको कोला से भी ज्यादा बड़ा। सेम यूटिलिटी मॉडल और डिजाइन, जैसे हम अपने किसी इन्वेंशन के लिए पैटेंट करते हैं, ऐसे आप कोई जैसे चेयर बना रहे हो या कोई मशीन बना रहे हो, उसके लिए आपको वो जिसकी कोई यूटिलिटी है तो आप उस यूटिलिटी पैटेंट के अंदर दे सकते हो। इसमें आपको 14 ईयर्स का टाइम मिलता है और आपको मेंटेनेंस फी देनी पड़ती है। लेकिन जो डिजाइन पैटेंट होते हैं, जो ज्वेलरी वाले होते हैं, जो कार होते हैं, या जो मोबाइल बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, आपको सिर्फ पैटेंट एप्लीकेशन वन टाइम फाइल करनी है और वो आपके लिए लॉन्ग लाइफ हो जाएगी और आपको इसमें कोई मेंटेनेंस फी नहीं देनी है। तो इसलिए इन डिफरेंट तरीके के पैटेंट्स को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है
कि किस चीज में हमें, जैसे कि सपोज आपने कार डिजाइन की तो आप उसका पैटेंट फाइल नहीं करेंगे क्लेम के साथ, आप उसका डिजाइन पैटेंट फाइल करेंगे ताकि उस डिजाइन को कोई कॉपी नहीं कर पाए और आप उस डिजाइन को लॉन्ग लाइफ इंजॉय कर सकें आपके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। फॉर द एग्रीकल्चरल नॉर्मल प्लांट के लिए कोई पैटेंट राइट नहीं है, बट एक सेपरेट प्लांट ब्रीडर राइट्स इंट्रोड्यूस करा गया, जिसमें कि अगर किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने कोई नई प्लांट वैरायटी बना ली है और वो प्लांट वैरायटी बहुत ही यूनिफॉर्म है, तो उसके लिए उसको वो प्लांट ब्रीडर राइट्स देते हैं और वो उस पर्टिकुलर वैरायटी को एंजॉय कर सकता है इंडिया में, और अगर उसने बाहर भी उसको रजिस्टर करा रखा है तो वो अपने प्लांट के सीड्स को बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकता है। इसके लिए लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं कि न्यू, डिस्टिंक्ट, यूनिफॉर्म एंड स्टेबल। आपका जो भी प्लांट आपने बनाया है ब्रीडर, वो न्यू होना चाहिए, वो दूसरे प्लांट से डिस्टिंक्ट डिफरेंट होना चाहिए और यूनिफॉर्म होने के साथ साथ स्टेबल होना चाहिए कि अगर आपने जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है प्लांट में, वो जनरेशन टू जनरेशन सेम वेराइटी प्रोड्यूस करे, उसके कुछ जेनेटिक चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो ये चार चीजें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्लांट ब्रीडर राइट्स लेने के लिए। सेम ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है जिसमें कि सर्टेन ज्योग्राफी बेस्ड उनका वहाँ जो प्रोडक्ट है, वहाँ के इन्वायरमेंट कंडीशंस के कारण उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है और गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को जियोग्राफिकली इंडिकेट कर देती है कि ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर प्लेस का ही इम्पोर्टेंट होगा और वो उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, ताकि अगर मार्केट में जब आप किसी इस पर्टिकुलर जीआई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो तो यू विल गेट अ गुड मनी। So this is the only reason for the geographical indications. This is the basic which we learned. आपने कल भी सारा इनके बारे में सुन लिया था कि ये क्या क्या पैटेंट टाइप होते हैं, राइट होते हैं। अब इम्पोर्टेंट फीचर जो पैटेंट्स में होता है वो होता है, पैटेंट हमेशा बिजनेस डेवलपमेंट के लिए होते हैं। हम अगर कोई बिजनेस बनाना चाहते हैं तो हमें एक पैटेंट की ज़रूरत होती है। पहले हमें इसके बारे में पता नहीं होता था और क्या होता था कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट से सिमिलर प्रोडक्ट दूसरे लोगों ने भी बनाना शुरू किया और मार्केट में आपको इतना कंपटीशन मिल जाता था कि आपका जो रेवेन्यू जनरेशन है वो डाइवर्ट हो जाता था। आप अगर 100 रुपये कमा रहे थे अपने अकेले की दुकान से और आपने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया और तो चार लोगों ने अलग वो बना के और आपका वो मार्केट छीन लिया, तो आपकी सेल कम हो गई और आपका मार्केट शेयर कम हो गया। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और अगर हमारा कोई प्रोडक्ट बहुत इनोवेटिव है और बहुत ही डिमांडिंग है तो हमें हमेशा पैटेंट में जाना चाहिए। तो जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स होती हैं कोई किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे लैंडस्केप सर्चेस होती हैं, पैटेंटेबिलिटी सर्चेस होती हैं, फ्रीडम टू ऑपरेट होता है, लाइसेंसिंग ऑफ पैटेंट होता है। ये मैं आपको बताता हूँ लैंडस्केप सर्च क्या होती है। बेसिकली आप किसी भी एजेंसी, जो बहुत सारी एजेंसी होती है मार्केट में, या आप खुद भी गूगल के थ्रू, जैसे कि सपोज आपको एक्स प्रोडक्ट के बारे में पता करना है कि इसका मार्केट डिमांड कितना है, कितना हम कहाँ जा सकते हैं, तो आप उसके बारे में सर्च करोगे, एक रिपोर्ट बनेगी, उसमें लैंडस्केप सर्च बोलते हैं, जिसमें लैंडस्केप मीन्स आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट देखना है। आप लैंडस्केप सर्च कर लोगे कि आप जो प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हो कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी डिमांड है और कहाँ ऐसी जगह खाली है जहाँ उसकी ज़रूरत है, वहाँ मैं उसको लॉन्च कर सकता हूँ। तो वो आपको एक वाइट स्पेस एनालिसिस देता है। वाइट स्पेस में क्या कर सकते हो, आप उस वाइट स्पेस के अंदर जा सकते हो। अब जब आपने लैंडस्केप सर्च कर लिए तो आप उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाओगे। तो आप प्रोडक्ट डेवलप करोगे, इट मीन्स आपको पैटेंट करना पड़ेगा, तभी आपको कवरेज मिलेगा। अब पैटेंट करना है तो उसके लिए आपको फिर से पैटेंटेबिलिटी सर्च करवानी पड़ेगी। उसमें ये देखना पड़ेगा कि जो आइडिया आपको आया है वो किसी और ने तो पैटेंट नहीं करा रखा है। नहीं तो आप इतनी मेहनत करो, आप वो उस काम में इतना लग जाओ और आप एक प्रोडक्ट डेवलप करो और उसके बाद जब आप डेवलप कर जाओ उसका आप पैटेंट कराने पहुंचो और वहां जाके पता चले कि जब पैटेंट एग्जामिनेशन हुआ वो बोलेंगे आपने जो डेवलप किया वो तो ऑलरेडी मार्केट में है, उसका तो पैटेंट हुआ पड़ा है, या पैटेंट नहीं हुआ तो कोई और बेच रहा है। तो पैटेंटेबिलिटी सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी एजेंसी से या खुद आप गूगल से कर सकते हैं पैटेंटेबिलिटी सर्च, लेकिन पेड डेटाबेसेस के साथ बहुत ही एक्सटेंसिव होती है, इसलिए आपको किसी एजेंसी के साथ ही करवाना पड़ेगी। तो पैटेंटेबिलिटी सर्च में आपको पता चलता है कि जो प्रोडक्ट आप डेवलप करने वाले हो उस प्रोडक्ट का मार्केट में कोई और कॉम्पिटिटर नहीं है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो और आप उसके बाद उसकी पैटेंटेबिलिटी सर्च करा के आप
उसको प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। तो आपने लैंडस्केप सर्च कराई, आपने वाइट स्पेस देखा, आपने मार्केट डिमांड देखी। जब आपने मार्केट डिमांड देखी, आपको पता चला किस प्रोडक्ट की डिमांड है, उस प्रोडक्ट पे आपने काम करना शुरू किया। फिर आपने देखा कि ये प्रोडक्ट किसी और ने तो पैटेंट नहीं करा रखा है, आपने पैटेंटेबिलिटी सर्च की। अब जब आपका पैटेंट आ गया, आपने इंडिया में भी कर लिया, आपने बाहर कंट्री में पैटेंट कर लिया, अब आपको ये देखना है कि मैं पैटेंट तो कर चुका हूं, लेकिन फिर भी हमें डबल श्योर होना हमेशा जरूरी होता है। तो डबल श्योर होने के लिए हमें क्या, फ्रीडम टू ऑपरेट एक सर्च होती है। तो ये फ्रीडम टू ऑपरेट सर्च पेटेंट बेस्ड होती है। इसमें क्या करती है, जो एजेंसी होती है वो पेटेंट के क्लेम बेस्ड सर्च करती है, और वो आपको श्योर शॉट कंफर्मेशन देती है कि भाई आप फ्री हो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को पर्टिकुलर ज्यूरिसडिक्शन या कंट्री में ऑपरेट करने के लिए। तो आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो आप 3 जगह से आप वो होगा पूरे सेटिस्फाइड कि मैं अब इस मार्केट में जा सकता हूँ। अब ऐसा है कि आप इंडिया में बैठे हो और आप बाहर, आपने फ्रीडम टू ऑपरेट करा लिया, आपको मार्केट भी पता चल गया, लेकिन आप वहां जाके काम नहीं कर सकते। तो आपको कोई पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। वो पार्टनर आपका पेटेंटेड आपका जो इन्वेंशन है उसको पार्टनर से डिस्कशन करने के बाद आपको पेटेंट लाइसेंस करना पड़ेगा। वो लाइसेंस करके वो उस कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री में उसको चलाएगा। या इंडिया में भी आप देखो कि आपने जो प्रोसेस या प्रोडक्ट बनाया है, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास इतने मॉनेटरी सपोर्ट नहीं है कि आप उसकी एक इंडस्ट्री डाल के और उस पेटेंट को एक्सप्लॉइट कर सको। तो आप क्या करोगे, आप रेलेवेंट इंडस्ट्री सर्च करोगे, आप देखोगे कि इस तरीके के प्रोडक्ट कौन सी कंपनी बनाती है, आप उस कंपनी को अप्रोच करोगे, उनको बताओगे कि भाई ये मैंने भी ऐसी इन्वेंशन की है, मेरे पास इसका पेटेंट है और इस पेटेंट को मैं लाइसेंस करना चाहता हूँ। आप उसको लाइसेंस कर दो, उसको सर्टेन टाइम पीरियड का राइट्स दे दो, और उसके बिहाफ में आप उनसे पैसा डिमांड कर सकते हो, ताकि आपकी जो इनोवेशन है वो आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी दे और मार्केट में आपका नाम भी बनाए। बट इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि आपने सारा कुछ कर लिया, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी एक पैटेंट से आप मार्केट कैप्चर नहीं कर सकते। आपने एक प्रोडक्ट बनाया और आपको लगा कि मेरे ये पैटेंट हो गया और इस पैटेंट से अब मैं पूरा मार्केट में मैं अपना सामान बेच दूंगा और इससे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसकी रेलेवेंस समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस वर्ल्ड में। आपको पैटेंट पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, क्योंकि बिना पेटेंट पोर्टफोलियो को आप आगे नहीं जा सकते। इसका मैं एक बहुत सिंप्लीफाइड एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि जैसे कि हम एक घर बनाते हैं, अगर हमने अपना घर बनाया और घर स्टैंड अलोन छोड़ दिया, तो कोई भी अननोन और अनऑथोराइज पर्सन उसके अंदर एंटर कर सकता है, कोई जानवर आ सकता है, आपके घर की, आपकी प्रॉपर्टी को वो नुकसान पहुंचाएगा। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि ऐसा हो सकता है, तो आप अपने घर के चारों ओर एक बाउंड्री बनाते हो। हमेशा सबके घर के आगे पीछे बाउंड्री होती है, फेंस होता है, ताकि आप अनऑथराइज एंट्री को रोक सको। किसी पर्सन को एकदम से डायरेक्ट एंट्री नहीं करने को मिले, आप गेट लगाते हो, ताकि वो गेट में एक घंटी लगाते हो, ताकि वो जब भी कोई अंदर आना चाहेगा वो घंटी दबाएगा, आपको पता चलेगा कौन आने वाला है। तो आप उसको, आपके ऊपर रहेगा कि आप उसको एंटर करने दोगे या नहीं करने दोगे। ये एक बेसिक एग्जांपल है पोर्टफोलियो का। आपने एक पैटेंट बनाया, आपको उसके सराउंडिंग और भी पैटेंट फाइल करने होते हैं, जो आपके मेन पैटेंट की इन्वेंशन को सिक्योर करें, ताकि कल को ये ना हो कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसी से सिमिलर किसी और ने प्रोडक्ट बना लिया और वो आपके प्रोडक्ट को इन्फ्रिंज करने लगे, लेकिन आप कोर्ट केस में इतने उलझ गए कि आप अपना बिजनेस तो कर नहीं पा रहे, आप उसी से लड़ रहे हो। जब तक आप लड़ रहे हो, वो आपके बनाए हुए सिमिलर प्रोडक्ट को मार्केट में बेच के आपका मार्केट शेयर खा रहे हैं। तो ये स्थिति से बचने के लिए हमेशा एक पोर्टफोलियो बनना बहुत जरूरी है, जो आपको एक शील्ड की तरह काम करेगा, जो आपको दूसरे इन्फ्रिंजर से बचाएगा और आप अपने बिजनेस में काफी ग्रो कर जाओगे। लेकिन ये आपका बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ भी देखो, जहाँ प्रॉस होते हैं वहाँ कॉन्स हमेशा होते हैं, हमेशा चैलेंजेस होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के। उन चैलेंजेस में क्या होता है कि जैसे कि डिफरेंट फॉर्मेट में आगे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट और आपके प्लांट पीरियड राइट और व्हाट्सएवर इट में भी आपके मल्टीपल तरीके के आईपीआर आ गए। अब क्या होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो तो उसको कर लेती हैं पेटेंट वगैरह, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। बट जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस होते हैं या कोई इंडिविजुअल होता है जिसके पास इतनी मनी नहीं होती है, तो वो उसको बड़ी प्रॉब्लम आती है इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने में, या कोई पैटेंट पोर्टफोलियो नहीं बना पा रहा है। तो जो उनके लिए एडवाइस जो होती है कि जो भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस या जो भी
ऐसी एंटिटी है जिसके पास इतना रेवेन्यू नहीं है कि वो इतने लार्ज स्केल पे अपना पैटेंट पोर्टफोलियो को सपोर्ट कर सके। उस समय उसको लाइसेंस वगैरह एग्रीमेंट वगैरह करके दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना होता है। प्लस हमेशा ये कोशिश करनी होती है, क्योंकि जो छोटी कंपनीज होती हैं वो अपने बिजनेस में इतनी इन्वॉल्व हो जाती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन करना ही भूल जाते हैं। तो वो अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं कि जैसे कि मैंने किसी ने एक प्रोडक्ट बनाया, वो उसको 1 साल बाद उसको मॉडिफाई कर देंगे, उसको और अच्छा अट्रैक्टिव बना देंगे, फिर उसमें कुछ और डेवलपमेंट कर देंगे, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो ये सब करने में उनको मार्केट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो ये सब करने में क्या वो भूल जाते हैं कि मुझे इसको प्रोटेक्ट भी करना है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको हमेशा ये चीज बैक ऑफ माइंड में रहना चाहिए कि आपको आपकी आईपी को सिक्योर करना है, और आपके जो भी इनोवेटिव थिंग्स हैं उसको आगे ले जाना है। तो आप किस तरीके से दूसरों से उसको बचाओगे, तो आपको साइमल्टेनियसली टाइम टू टाइम आपका पूरा पैटेंट वैल्यूएशन करना होगा। आपको देखना होगा कि भाई मेरा पैटेंट, ये मैंने प्रोडक्ट बनाया था, इसको और आगे ले जाना है, इसमें मैंने ये मॉडिफिकेशन किया, तो मैं इसकी एक और सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करूं, और मैं हर एक स्टेप को अपना सिक्योर करके चलता रहूं। तो ये चैलेंजेस होते हैं जो कि बहुत ही लॉजिकल वे में देखना होते हैं। अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आप अपने यहाँ एक आईपी सेल बना सकते हैं, जिसमें कुछ लीगल बंदे होंगे जो आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे कि किस तरीके से आपको अपना ये संभाल के चलना है और कैसे आप आगे अपने बिजनेस को ले जाएंगे, तो वो बताएंगे। बट छोटे वाले जो एसएमईज होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो आईपी सेल बना सकें। तो उनको खुद ही इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई मुझे इस पैटेंट प्रोटेक्शन के साथ काम करना है, और इसको देखना है कि ये किस तरीके से आगे जाएगा। तो ये पैटेंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपने आप को अवेयर रखना, अपने आप को अप टू डेट रखना, मार्केट डिमांड देखना, मॉडिफिकेशन क्या चाहिए उस मॉडिफिकेशन को सिक्योर करना, और आप पूरा मार्केट शेयर देखना। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आप जो काम कर रहे हो वो कोई दूसरा और तो नहीं कर रहा, वो आपको भी चेक करना है। कोई एकदम से आके बताएगा नहीं आपको कि आपका जो पैटर्न है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो वहां भी हो रहा है। वो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा कि मेरे पैटर्न को कोई इन्फ्रिंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप उससे भी अगर कोई दिख के आपको इन्फ्रिंज कर रहा था, आप उसको केस करके उससे भी मॉनेटरी बेनिफिट ले सकते हो। अब हम बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, तो मैं आपको कुछ बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड बता सकता हूँ। हो सकता है कई साइंटिस्ट और कई प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में काम कर रहे हैं। तो हम लोग आईपीआर बायोटेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जो बायोटेक्नोलॉजी को 3 डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। हेल्थ केयर को रेड बायोटेक्नोलॉजी बोला गया, एग्रीकल्चर को ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, और जो फ्यूल और केमिकल्स बनाती हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, उनको वाइट बायोटेक्नोलॉजी कैटेगरी में रख दिया गया है, जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉडिफिकेशन वगैरह ये सारा कुछ इसमें आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट आईपीआर होता है वो पैटेंट होता है, बट साइमल्टेनियसली विद द पैटेंट ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, यूटिलिटी मॉडल, प्लांट ब्रीडर, ये सारे भी कवर होते हैं, बट मेजोरिटी पैटेंट्स होते हैं। ठीक है। जो बायोटेक का बिजनेस है, जैसे कि इनिशियली आपको पता होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का ऐसा बूम आया था कि हर बंदा आईटी में जाके और काम कर रहा था, और आईटी में सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा था। बट सेम बायोटेक्नोलॉजी इज कमिंग अप ऑन देयर वे। अभी बायोटेक्नोलॉजी का बूम आने वाला है। आपने जैसे सीरियस अभी जो करंट सिचुएशन कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, सो बायोटेक्नोलॉजी इज द ओनली डोमेन विच गिव यू द प्लेटफॉर्म टू डेवलप द वैक्सीन। और इस समय अब बायोटेक का बूम अगेन फिर से मार्केट में आने वाला है, क्योंकि बिकॉज इस तरीके के डिजीज ये इतने जल्दी आसानी से खत्म होगी नहीं, इसमें काफी कम होगा, और पूरा का पूरा वर्ल्ड इससे वो हो रहा है कोरोना से। तो बायोटेक का इस समय काफी मार्केट डिमांड है, और एक तरीके की रिपोर्ट हुई थी इसमें 2000 बिलियन यूरो का मार्केट 21st सेंचुरी में एक्सपेक्टेड है। उसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, ये सारे पोटेंशियल बायोटेक्नोलॉजी होते हैं जिसमें बिजनेस वर्ल्ड में ये बायोटेक्नोलॉजी जाती है। लेकिन आईपीआर के काफ़ी इश्यूज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक द सिंपल आईपीआर पेटेंट फाइलिंग जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में या दूसरी फील्ड में करते हैं। बायोटेक में आर&डी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती हैं, आपके रिजल्ट्स इतने वो नहीं होते। कई बार क्या होता है, किसी जीन रिलेटेड काम करते हो तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि पैटेंट होगा या नहीं होगा, इसका डिफरेंट मैनेजमेंट होता है। तो बायोटेक के पैटेंटिंग सिस्टम में काफ़ी इश्यूज आते हैं, बट एक प्रॉपर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल गाइडलाइन नहीं है बायोटेक की। ये गाइडलाइन हमेशा जैसे जैसे नया बायोटेक का डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे मेडिकल साइंस ग्रो करता है, बेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द एंड द प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस ऑफ द
बायोटेक्नोलॉजी डोमेन एरिया, उसके हिसाब से उसकी सूटेबिलिटी कि वो किसी नेचुरल लॉ को तो कॉन्ट्रेरी नहीं कर रहा है, या किसी का पब्लिक का कोई मॉरल तो नहीं जा रहा है इस बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च से, तो उन सबको ध्यान में रख के इनके मैनेजमेंट और इनकी पॉलिसी गाइडलाइंस हमेशा चेंज होती रहती हैं। कुछ ब्रेक थ्रू रिसर्च जो बायोटेक में अभी रिसेंटली देखने को मिली है, जिसमें कि क्रिस्पर कैस9 टेक्निक आई है, जिसमें नॉर्मली आप कंप्यूटर में कट एंड पेस्ट करके इधर का डॉक्यूमेंट उधर, उधर का इधर लगाते थे, बहुत इजी होता था। अभी बायोटेक्नोलॉजी इतना ग्रो कर गया है कि क्रिस्पर कैस9 जो न्यूक्लियस एंजाइम है, इससे वो आप अगर कोई डिजीज हुई है और जिससे कोई आपका जीन के कारण वो डिजीज उसको प्रोलिफरेट कर रही है, तो आप उस जीन को कट करके वहां पर दूसरा जीन इंसर्ट कर सकते हो। तो ये एक जीन सीजर बनाया है बायोटेक्नोलॉजी ने, जो कि बहुत आसान कर दिया मेडिकल साइंस का काम, कि आप फटाक से वो सारा का सारा आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो जीन को, ताकि आपको वो डिजीज आगे प्रोलिफरेट ना हो और आप उसको वहीं पर स्टॉप कर सको, और आप कई केसेस में उसको क्योर भी कर सको। तो ये एक बहुत ही ब्रेक थ्रू इनोवेशन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये रेड कलर का शू दिख रहा है, इसका ऊपर नाम लिखा है लेचल। ये एक हिंदी नाम है, लेचल स्मार्ट शू। ये इंडिया की इनोवेशन है। एक इंडियन इन्वेंटर है, उसने एक कंसेप्ट लेके आया। बेसिकली ये शूज उसने बनाए थे ब्लाइंड लोगों के लिए। ये शूज ब्लूटूथ कनेक्टेड है, जो आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो ब्लाइंड लोग होते थे, उसने ये देखा कि ब्लाइंड लोग नहीं चल पाते हैं, उनको रास्ता में दिक्कत होती है। तो वो क्या कर सकता है, जो ब्लाइंड है वो अपने स्मार्टफोन पे और गूगल पे आप वॉइस कमांड दे सकते हो। तो गूगल पे वॉइस कमांड देगा कि मुझे अपने घर से मार्केट जाना है, तो मार्केट जाना है, तो वो मार्केट का मैप आ जाएगा उस ऐप पे। और वो मार्केट जब जाने लगेगा, तो वो क्या करेगा कि जो मार्केट का रास्ता होगा, वो ब्लाइंड जैसे जैसे वहां चलेगा, उसको अगर लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट शू वाइब्रेट करेगा, राइट मुड़ना है राइट शू वाइब्रेट करेगा, और अगर आगे कोई गड्ढा आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक अलार्म करना शुरू कर देगा। तो ये एक ब्लाइंड लोगों के लिए इनोवेशन की गई थी, जो इतनी वर्ल्ड वाइड सक्सेसफुल हुई है कि इसकी मार्केट डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है लेचल स्मार्ट शू की। और एक इंडियन कंपनी ने पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा एडिडास आया, जैसे कि जो हमारा वेस्ट होता है, जो रबर से और सिंथेटिक मटेरियल से शूज बनते थे, जो उसको डिस्पोज खराब होने के बाद वो एक वेस्ट हो जाता था, जो डिस्पोज ऑफ नहीं होता था सालों साल। तो एडिडास एक उससे आया, उसने स्पाइडर का रिकॉम्बिनेंट सिल्क बनाया, और उस रिकॉम्बिनेंट सिल्क से उसने शूज बनाए। तो जब आपका ये शूज खराब हो जाएगा, उसको वेस्ट में फेंक दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाएगा, तो जिससे आपका इन्वायरमेंट सेफ रहेगा और आपको इन्वायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये इस तरीके की बायोटेक बेस्ड इनोवेशंस हैं। एक बहुत ही अच्छी इनोवेशंस आई है ये आपको इंस्टीट्यूट ऑफ बायोएनर्जी एंड नैनो टेक्नोलॉजी, एक है यूएस में, उन्होंने एक हीलिंग नैनोजेल बनाया। इनिशियली क्या होता था कि जब बर्निंग हो जाती थी, तो हम लोग बर्न वाले पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते थे, और उसके हॉस्पिटल में एडमिशन के बाद उसको वो पट्टियां लगाना पड़ता था, या उसको बहुत दर्द होता था उसकी स्किन के ऊपर। और बर्निंग पेशेंट बहुत ही डाइंग स्टेज पे पहुंच जाते थे उस पेन के कारण। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए पेप्टाइड बेस्ड ये इन्होंने नैनो जेल बनाया है। जहां भी वो स्किन आपका जला है पूरी बॉडी में, आप इस नैनो जेल को स्प्रेड कर दो, और आपको 3 to 5 डेज में ये आपकी स्किन रीजनरेट कर देगा, और आपको पेन भी नहीं होगा, और आप पूरे के पूरे रिकवर हो जाओगे। जो प्रॉब्लम आती थी जल जाने के बाद कि आपका स्किन वहां से खराब हो जाता था, ये उस चीज को भी काफी हद तक इम्प्रूव करता है, और आपको प्रॉपर प्राइमरी स्किन टेक्सचर्स पे लाने के लिए भी काम करता है। तो दीज आर दी सम biotech based innovation which has the innovative idea, people are using it, they have secured the IPR, now they are leading the world market with this technology। ऐसे ही अगर आपकी कोई टेक्नोलॉजी है जिसको आप इस तरीके से पैटेंट कराएंगे, तो पैटेंटिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट थ्रू विथ ऑल दिस बिजनेस वेंचर्स एंड ऑल। ऐसे ये नॉर्मल बायोटेक की और भी मैं लिस्ट डाउन किया है, कैंसर स्पिड टेस्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, सो मेनी थिंग्स। बायोटेक इज कमिंग अप इन लाइक एनीथिंग। With the biotechnology you can do anything with the collaboration. Biotech is collaborating with the IT, biotech collaborating with the medical science, biotech is collaborating with the environment। like मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि हम मिशन इनोवेशन पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम बायोटेक बेस्ड काफी ऐसी प्रोसेस बना रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट को क्लीन करेगा। तो बायोटेक इस समय काफी बूमिंग है, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और जिस तरीके के नोवल टेक्नोलॉजीज में काफी वो हो रहा है। सो ये एक बिजनेस मैंने आपको बताया कि जो किस तरीके से लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और कैसे वो ग्रो कर रहे हैं।
because I am from the biotech side, so I have taken the example of the biotech. But ऐसे ही मोबाइल इंडस्ट्री में, आपकी इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रिकल में काफ़ी उसमें हो रहा है. तो इस तरीके से you need to see that lot of innovation is going on in the different domain areas, and people are getting advantage by filing the IPRs and all. So this is all for the now on. If you have any queries, any question, you are free to ask. Thank you. थैंक्स डॉक्टर ब्रजेश बरसे जी. आपने इतना एक बहुत ही सुंदर तरीके से, आई शुड से, इतना एग्जॉस्टिवली आपने टॉपिक को भी लिया है, that I think we are still in Thank you. awe of your presentation. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, पर उसके पहले मैं एक सॉर्ट ऑफ उसको एक समराइज जैसा करना चाहूंगी कि हम लोगों को आपने क्या क्या बताया है. एक जो शुरू किया आपने, जो चीजें जो पेटेंट के अंदर कवर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि कई चीजें मुझे भी लगा कि पेटेंट हो सकती थी, पर वो आपने बताया कि पेटेंट नहीं हो सकती. और उसके बाद जो प्रोसीजर आपने पेटेंट का बताया और लाइफ साइकिल पेटेंट की बताई, देन उसका इंटरनेशनल एप्लीकेशन, उसका ट्रेडिशनल वर्सेस पीसीटी, और उसके ट्रेडमार्क्स के ऊपर, और ट्रेडमार्क्स के साथ साथ ट्रेड सीक्रेट्स. सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. वी हैव ऑल बीन टेस्टिंग मैकडॉनल्ड्स एंड कोका कोला एंड केएफसी एंड बीन वंडरिंग कि इसमें ऐसा क्या होता है. सो ट्रेड सीक्रेट्स के बारे में आपने बताया, एंड आल्सो दैट वेरी इंपॉर्टेंट WD-40 फॉर्मूला. सो वी रियली अप्रिशिएट आपने इतनी जानकारी हम लोगों को दी है इसके माध्यम से, और साथ ही उसके साथ चैलेंजेस बताए, ये बताया बायोटेक्नोलॉजी में कितना बूम है और क्या क्या इमेंस पॉसिबिलिटीज. सो थैंक यू सो मच फॉर योर वेरी वेरी स्टिमुलेटिंग टॉक. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो चैट बॉक्स में हमें मिल रहे थे. आई हैव कंपाइल्ड द क्वेश्चंस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज पुट अप बाय डॉक्टर चारू बाटर. Okay. Dr. Charu wants to know that if there is already existing process of purification and have devised a comparatively cheaper way, so can they apply for the patent? Can it be applied for patent? Like I said before कि जो भी आप अगर suppose आपके कोई purification process है जो market में already available है, but you are coming up with something new which perform the similar type of work, but having the different way of doing it. So you can go for the patent if the inventive steps are different from the existing patent. Although application is same, no problem. But if your process is different from the already existing one, then you can go for the patent. Thank you, Dr. Barse. हमारा next question था, क्या पेटेंट लाइफ लॉन्ग वैलिड हो सकता है? आपने इसका जवाब अपने टॉक में दिया था, आई रिमेम्बर, बट स्टिल इफ यू वांट टू एलैबोरेट ऑन दिस. या सो इसमें ये थोड़ा ट्रिकी और टेक्निकल क्वेश्चन है. इसमें क्या होता है कि सपोज पैटेंट की जो लाइफ होती है वो 20 ईयर्स ही होती है, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि आप 20 ईयर्स भी पूरा एंजॉय नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो पैटेंट प्रोसेसिंग होती है, ग्रांटिंग इन इंडिया इट इज टेकिंग इन करंट सिचुएशन 5 to 7 years टू गेट अ पैटेंट ग्रांट, बट यूएस में आपको 2 साल के अंदर पैटेंट ग्रांट हो जाता है. इंडिया के अंदर रिसेंटली कुछ प्रोसेस अभी इनिशिएट हुई थी जिसके अंदर आपको 2 से 3 साल में पैटेंट होता था. बात रही लाइफ लॉन्ग पैटेंट की, तो ये बहुत स्मार्ट लोग होते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होते हैं, जो ग्रीन पैटेंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं. तो वो क्या करते हैं, जैसे सपोज उन्होंने किसी ड्रग को पैटेंट किया हुआ है, उस ड्रग में वो जैसे ही देखते हैं कि ये 20 साल के बाद एक्सपायर होने वाला है, उसके पहले ही वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन और कुछ एक नई प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करके अपने मॉलिक्यूल को फिर से ग्रीन कर लेते हैं. तो वो अनदर टर्म के लिए 5 to 7 years उस पैटेंट को और एंजॉय कर सकते हैं. बट ये प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा मार्केट में हो गई थी कि जो बाद में USFDA है या जो कि जो DGCI है इंडिया के अंदर, उन्होंने इस चीज़ को स्टॉप करा, क्योंकि ये लोग अननेसेसरली बेनिफिट उठा रहे थे पैटेंट को लॉन्ग टर्म के लिए वो करने के लिए. But yes, there is some trick when if you have some patent for certain technology. So what I told you about the patent portfolio. तो सपोज आपने एक पेटेंट पोर्टफोलियो बनाया और आपका एक पेटेंट है जिसका प्रोसेस है वो आपका 20 ईयर्स में खत्म हो गया,
लेकिन आपका पोर्टफोलियो है जो आप धीरे धीरे उसमें ग्रेजुअली इंक्रीमेंट करते जा रहे हो, तो आप किसी भी तरीके से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दूसरों से बचा सकते हो थोड़े और समय के लिए, बट लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं मिलता। एक सर्टेन टाइम के बाद वो पब्लिक डोमेन पे जाएगा ही जाएगा। Thank you so much, Dr. Basi. Another question is, किस डिपार्टमेंट में हमें इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पेटेंट के लिए? पेटेंट के लिए आपको सिंपल 2-3 तरीके होते हैं। एक तो अगर आप पेटेंट एजेंट है तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन अपना पोर्टल बनाए आईपी इंडिया पे जाके अपने पेटेंट एजेंट के कोड के साथ रजिस्ट्रेशन के साथ आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी अटॉर्नी की हेल्प लेके उनसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करवा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली पेटेंट ऑफिस में जाके अपना एप्लीकेशन दें और वहाँ पर जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट होगा वो आपकी और आपकी एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करके वो वहाँ पर सबमिट कर देगा। बिकॉज पेटेंट एप्लीकेशन जो होती है वो रिसर्च आर्टिकल से थोड़ी डिफरेंट होती है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी लीगल होती है, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। तो उस लीगैलिटी के अंदर वो ड्राफ्टिंग हमेशा अटॉर्नी ही या जो बंदा पैटेंट ड्राफ्टिंग है वही आपकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करके वो जमा करेगा। अगर आपने लूज पैटेंट एप्लीकेशन ड्राफ्ट किया है तो वो किसी काम का नहीं है। इवन इफ योर पैटेंट इज ग्रांटेड, एनीवन कैन रिवोक दैट पैटेंट, कोई भी उस पर अपोजिशन लगा देगा। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि किसी भी लीगल अथॉरिटी के साथ कनेक्ट हो और किसी अटॉर्नी से पैटेंट एप्लीकेशन ड्राफ्ट करा के आप पैटेंट फाइल करवाइए। आपका पैटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी क्लेम स्ट्रांग होनी चाहिए। Thank you, sir. This question is from Jamal Akhtar. She wants to know that is this process very costly? Which process? The process of patenting. Any Process of patent, if you have plan for India, तो अगर आप किसी अटॉर्नी के साथ जाते हैं तो आपको 25,000 में आपकी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हो जाती है अटॉर्नी की फीस के साथ भी, और इंडिया के अंदर आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल पेटेंट फाइल करना चाहते हैं तो ये कॉस्टली अफेयर होता है, बिकॉज फाइलिंग अ पीसीटी एप्लीकेशन विल कॉस्ट यू 7 to 8 lakhs। और उसके बाद जो भी आप ज्यूरिसडिक्शन में जैसे यूएस चाइना सेलेक्ट करो आपको वहाँ की कॉरस्पॉन्डिंग फी पे करनी पड़ेगी। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि पेटेंट में आपको हमेशा एक फंडा होना चाहिए जो बिल्कुल जेनरिक फंडा है कि आपने एक पेटेंट फाइल किया, आपका पेटेंट आ गया, अगर विद इन अ ईयर 2 आपका पेटेंट मार्केट में आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं दे रहा है, आपको कोई इंडस्ट्री आपके पेटेंट को नहीं ले रही है, सो आई विल सजेस्ट नॉट टू गो अहेड विद द पेटेंट थिंग, क्योंकि आपको वो पेटेंट मेंटेनेंस करने कोई फायदा नहीं अगर उसका मॉनेटरी बेनिफिट आपको नहीं हुआ। तो जहां आपको लगता है कि 2 साल के अंदर आप टेक्नोलॉजी किसी इंडस्ट्री ने टेक ऑन कर ली है तो ही आप पेटेंट आगे लेके जाइए, और जैसे ही कोई इंडस्ट्री आपकी पेटेंट टेक्नोलॉजी टेक ऑन करेगी, the industry will take the responsibility to pay the maintenance fee. So you don't have to pay for any maintenance fee. You have to enjoy the royalty from that particular product. So that is how the patenting thing works. It's a business thing. You need to understand the nitty-gritty of the patenting. Right, sir. Another question. The next question is from Deepthi Sanket. She wants to know that if we file preliminary patent, is it possible that it may be stolen meanwhile through the middleman? I think you spoke about this also, but if you want to clarify further. I was talking about the provisional. Whenever you have any idea and you have exploited that idea to come up with some prototype, और you need some time to come up with the final product, तो आप उसमें प्रोविजनल फाइल करिए, आप अपनी प्रायोरिटी डेट लीजिए, उसके बाद 1 साल का टाइम लगा के आप उसमें फाइनल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जैसे ही आप फाइनल एप्लीकेशन फाइल करते हैं आपको 18 महीने में पब्लिश होती है, तब उस केस में कोई भी आप अगर उसको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो वो प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल कर सकता है। Thanks. And the next question is from Anita Singh. What are the ethical issues involved in patenting? Ethical issues are always related with the biotechnological research or as well as some of the electronica. Because in biotechnology, what happens, people are coming up with the technology which has some process or some product which actually giving some negative implications to the society. So ethical committee always sits on the review and they analyze कि ये जो patent है इसने particular process पे या product पे किया है, इससे human society को कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है, क्योंकि जब आप बायोटेक्नोलॉजी में करोगे RCGM कमेटी है वो आपके पेटेंट एप्लीकेशन को रिव्यू करती है और उसमें एथिकल कंसेप्ट ढूंढती है कि ये एथिकली सोसाइटी को
प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा. सो ऑल द थिंग्स आर टेकन केयर बिफोर गेटिंग ग्रांट. Same. I just want to add one more thing. Same goes with National Biodiversity Authority. तो अभी पहले ये कंसेप्ट नहीं था, लेकिन अब रिसेंट ये कंसेप्ट आ गया है कि आपको अगर अपना पेटेंट ग्रांट कराना है तो आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन लेनी होती है कि मैं ये पर्टिकुलर इंडिया की बायो रिसोर्स और बायोडाइवर्सिटी को यूज कर रहा हूँ और मैं इसमें पेटेंट फाइल करना चाहता हूँ. अगर वो एनबीए आपको अप्रूवल देता है देन ओनली योर पेटेंट विल ग्रांट, अदरवाइज नो. सो ये एक बीच में नया स्टेप और आ गया है जो कि बहुत ही टीडियस है इससे डील करना, because we are struggling with this NBA. Right. So thanks for this vital information. The next question is from Dr. Anita Tilwari. She wants to know whether if you could provide some examples of patents from microbes. What example she wants? Some examples from microbes. This is what she had asked. So microbe, I'm telling you, suppose can I speak? Hi, yeah, Dr. Anita, Brajesh. please. Can I speak? Hi. हाँ, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अगर कोई पेटेंट्स हुए हैं तो क्या उसके कुछ एग्जांपल्स आप मुझे दे सकते हैं? लेकिन उसके पहले एक चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि अगर आपने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी नेचुरल रिसोर्स से आइसोलेट किया है तो उसका आप पेटेंट नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक नेचुरल ऑर्गेनिज्म है. नेचुरल ऑर्गेनिज्म का पेटेंट नहीं होता. अगर आपने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कोई मॉडिफिकेशन किए हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, थ्रू म्यूटेशन, थ्रू रैंडम म्यूटोजेनेसिस और समथिंग लाइक दैट, आपका कुछ इंटरवेंशन है उसको मॉडिफाई करने में, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पेटेंट. एग्जांपल, इफ यू सी दैट वी आर regularly genetically modifying the fungal yeast bacteria strains and then we are applying for the patent, but not for the natural isolates. You can't. Thanks, sir. Next question is from Tajendra Nagar. He wants to know, can we get patent for any lab protocol if we modify any protocol? No. I told you in under section 3, method of the presentation or this kind of protocol is not allowed to get any patent until unless you are not coming up with any product. Protocol can be patented if it is showing that with this protocol you are coming up with novel process and there is a inventiveness in your protocol, then you apply for the process patent but not for the protocol patent. I think we can take just a couple of more questions. This one is coming from Amarjeet Kumar. He wants to know, let me know the differences between assignment and transmission of patent by operation of law and also between assignment and licenses. See, there is a difference with the assignment. Assignment, when I say the assignment is what, if you are working in an organization or if you are individually filing a patent, it means you are the assignee. But if you are working with the any organization, that organization will become the assignee and you will become the inventor. This is the assignee thing. And the transferring is that suppose you found any suitable partner or you can advertise in the website that you have this invention and you can license it out, then people will get connect with you or you can connect with the industry and you transfer your patent to those company and license out the technology. This question is from Madhu Srivastava. She wants to know if anybody copies our patent, what is the legal punishment for that? So it comes under the infringement. If you see that if someone is copying your patenting invention, especially the claim, so you can file a infringement lawsuit in any court and then it will be taken care, and if you won the case, then you will get some monetary benefit and the market share. Right. इसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ कि किस तरीके से कोडक वर्सेस पैनासोनिक एक केस हुआ था. उसमें क्या हुआ था कि आपको पता है कि पहले जो हम छोटे थे कोडक के ही रोल आते थे, कोडक के ही कैमरे होते थे और वो कोडक ने पूरा का पूरा वर्ल्ड कैप्चर कर रखा था फोटोज में. बट व्हाट हैपेंड, पैनासोनिक वाज हैविंग द इन्वेंशन ऑफ दिस फोटोग्राफी, बट पैनासोनिक वाज वेरी स्मार्ट. पैनासोनिक ने क्या किया कि कोडक को 20 साल तक पूरे मार्केट में राज करने दिया और उसने 20 साल बाद ये पेटेंट लॉसूट फाइल किया कि ये जो टेक्नोलॉजी जिस बेस पे कोडक पूरा मार्केट ग्लोबली पूरा रूल कर रहा था, ये टेक्नोलॉजी हमारी है. आप बिलीव नहीं करोगे, द डे दे फाइल द लॉसूट आफ्टर 2 years देयर वाज अ conviction from the court side and
कोडक को इतना पैसा पैनासोनिक को देना पड़ा कि आज तक कोडक, उसके बाद में आपने कभी मार्केट में कोडक नहीं देखा होगा, कोडक मार्केट में आएगा वो बैंकक्रप्ट होगा. So there is a possibility for the infringement lawsuit. You can file the lawsuit and then you will get benefit if your claim is strong. Right. This one is from Dr. Praveen Tamot. He wants to know that can we as citizens know the ingredients of certain patent items like Coca-Cola? See, as I told you, Coca-Cola is coming under the trade secret, so you are not able to get the formula. Even you are not able to reverse engineer. People are doing it from last many years, but no one is able to get the reverse engineering of this secret formula. For the ingredient of the patented thing, yes, you can get the formula, but you cannot take into the enforcement until the patent duration of that particular person is not complete. After that, when it comes to the public domain, you can work it on that. I think this is the last question that we can take. Anita Dubey wants to know that if there are two patents of the same title, how can they be differentiated? See, if you can see 10 patents of the same title or 20 patents of the same title, but that all patents are covering under one family. So there is a system of the patent family. Suppose I have filed one patent and after 1 year I have made some modification on that. What I will do, I'll file patent of addition. But that patent of addition will not give me the new patent. It will give me the same patent priority and it will come up with the same title with the modification. And I think this is Dr. This is the last one coming from Dr. Dhananjay Verma. He wants to know if you could elaborate how many products have you patented so far? From in our organization? In your organization or person like Dhananjay Verma, if you can specify. See, we are, as you know, we are working on the clean energy and the biofuel production. So from the last 4 years, we have filed almost 15 patent application. Out of that 15 patent application, 5 patent has been granted. And now we are in discussion with various industries to take this project up because government of India is supporting and then we are transferring our technology to other industry partners. So that is how we are working in and all. Kindly elaborate some of the patented which are useful for the general people. Well, it depends. General public, what the general public wants, because it's not there is no specific concept because every individual has their own requirement and own interest. So there are some patent like drug-related patents. If I talk because the patent subject matter is very vast. So some अगर कोई drug है patent है और वो अगर इंडिया के अंदर उस डिजीज की ज्यादा कोई डिजीज हुई उसमें उस पेटेंटेड ड्रग का डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है तो हमारे पास ऐसे रूल्स होते हैं कंपलसरी लाइसेंस करके फ्री कर सकते हैं तो वो पेटेंट का प्रोटेक्शन उस कंपनी का इंडिया में नहीं रहेगा और वो कंपलसरी लाइसेंस पब्लिक को मिल जाएगा वो तो उससे क्या होगा कि वो ड्रग पेटेंट दूसरी जो कंपनीज होती हैं जेनरिक कंपनी दे कैन प्रोड्यूस द ड्रग एंड दे कैन सप्लाई टू द सोसाइटी. Okay, thank you. I cannot give you the specific drug name because many are there. Okay, thank you. Yeah. Thank you so much, Dr. Barsir. Now I invite Dr. Ritu Bains to extend a formal vote of thanks. Dr. Ritu? Ritu Bains? Can we have No, ma'am. She is not here. Tamod ji, this is your privilege then. Dr. Praveen Tamod, would you like to? Yes, Dr. Praveen. Can you hear me? I think प्रवीण जी आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? Some network issue in his side now. Then I think Praveen, can you? Now he can. I think he can now. Hello. Yes.
हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मेरे ख्याल से सीमा मैडम को वोट ऑफ थैंक देना चाहिए, बाकी किसी कनेक्ट ही नहीं हो पाता उस वक्त, ना जाने क्या है। एनीवे, डॉक्टर ब्रजेश बालसी जी ने काफी रोचक जानकारी दी पेटेंट के बारे में। आमतौर से लोगों को भ्रांति होती है कि जो उन्होंने चीज तैयार की है, जो प्रोडक्ट तैयार किया है, वो अपने आप में यूनिक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता। जो आप दी ब्रजेश जी ने कि पेटेंट जब आप फाइलिंग करते हैं तब ये बात क्लियर होती है कि उस तरह का प्रोडक्ट तैयार किया जा चुका है या नहीं। ये आमतौर से लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। जो पूरी कार्यवाही का तरीका बताया, मैं सोचता हूँ बहुत ही रोचक ढंग से उन्होंने जानकारी दी है, हम सबके लिए बहुत उपयोगी है। एमएलबी कॉलेज की ओर से, IQAC सेल की ओर से और सारे डेलीगेट्स की ओर से मैं डॉक्टर ब्रजेश जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। Thanks, Dr. Praveen. So, thanks all the participants once again. Dr. Praveen ने आप सबको एक बहुत ही formal thanks किया है। मैं भी साथ में कहना चाहूँगी कि it was an extremely stimulating 2-day national webinar, and we are extremely thankful to the experts and also all the participants who joined in, and we had a wonderful, I think, sharing of knowledge, which is the core, the significance of such webinars. तो थैंक्स अ लॉट। आप लोगों ने सभी ने फीडबैक फॉर्म भर दिए होंगे, जिनको कुछ प्रॉब्लम हुई है दे कैन गेट बैक टू अस। थैंक्स अ लॉट, एंड आई थिंक नाउ वी कैन क्लोज द सेशन।